स्वागत है बेटा आप लोगों का आज के लेक्चर में। भाई लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में क्या करेंगे भैया जी? कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, लेक्चर 1 मेन हमारा कूलम्ब्स लॉ रहने वाला है। कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहने वाला है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीबीएसई जेई नीट सबको फाड़ के रख देंगे, पहली बात पे गारंटेड है। ठीक है, आप देखना आसान से आसान क्वेश्चन बनेगा, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। ठीक है, डोंट वरी, उसका तो कोई चक्कर नहीं है भैया। फिर इतना टॉपिक्स इतने स्लो क्यों चल रहे हैं भाई? टॉपिक स्लो नहीं चल रहे, फिजिक्स है क्या चीज? फिजिक्स है न्यूमेरिकल्स, समझ आ रहा है? अगर सीबीएसई में भी देखो तो डेरिवेशन आई थिंक 10-15 नंबर से ज्यादा तो आ ही नहीं रहा, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो भाई समझ रहे हो ना, लायक बनो, लायक, भीड़ को मत अपनाओ, एक एक चीज सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके भैया जी, कूलम्ब्स लॉ, हमें इतना तो पता था कि दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, पर कितना, समझ आ रहे? उसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। अगर समझ रहे हो ना, अगर दो चार्जेस है कितने मैग्नीट्यूड से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, चार्ल्स कूलम्ब जी ने हमें एक्सपेरिमेंटली वो फॉर्मूला दिया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे दो पॉइंट चार्जेस है, दो क्या है? पॉइंट चार्जेस। अच्छा, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो। तो मान लो ना, किसी भी चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कब कहोगे? तो मान लो एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज क्या है बेटा? Q2। उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर रेडियस, समझ आ रहा है? तो इसको आप पॉइंट चार्ज कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा ये कूलम्ब ने बताया हमें। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? फोर्स होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा, यानी जितने पास पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उतना ही ज्यादा है, जितने दूर दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उतने ही कम है। समझ आया? अच्छा, दोनों को कंबाइन करो तो इसको ना सिंपली मैं ऐसे लिख दूंगा, Q1 Q2। यहां मोड लगाने का मतलब सिर्फ एक है कि देखो साइन पुट नहीं करना। Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, पर अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हमें साइन से ही पता लग जाएगा। ठीक है, और वैसे भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो भाई साइन नहीं पुट करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, देयरफॉर दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बेटा, हमें पता है भैया जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वलिटी का लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, राइट? और यहां पे स्मॉल के लगाते हैं अपन, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे स्मॉल के क्या है? यहां है बेटा स्मॉल के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, और स्मॉल के की वैल्यू जनरली कितनी होती है? ये डिपेंड करता है मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, K इज अ व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी whose value depends upon what? किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बताओ। whose value depends upon nature of medium, and system of units taken। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? अच्छा 2 मिनट, यहां देखो बेटा। ठीक है, एक बारी मैं पीडीएफ को लॉक कर देता हूं ताकि यहां से था ना लॉक का ऑप्शन,
बस फिर, ताकि मैं आगे पीछे इसको कर पाऊं। ओके, इसको यहां कर देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, देखिए ध्यान से, इन एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स, ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखने में अजीब लग सकता है, ये क्या चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? बिलीव मी, ये जो के की वैल्यू है, ठीक है, ये जो के की वैल्यू है बहुत आसान बना देता है हमारे डेरिवेशंस को, ठीक है। और न्यूमेरिकल में तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ओ डोंट वरी, अभी मैं बताऊंगा आपको, समझ आ रहा है? ठीक है, इतना ध्यान देना, ये वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? वैक्यूम की। क्यों भाई? मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि चार्जेस वैक्यूम है या मीडियम पे, समझ आ रहा है? अगर एसआई यूनिट होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, या सिंपल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका स्पेलिंग क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू होती कितनी है भैया? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है ना। क्या फाइंड आउट किया गया? एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू हमेशा निकल के आ रहा था 8.99 इंटू 10⁹ एसआई यूनिट्स में, ठीक है। तो 8.99, तो इसको लगभग क्या ले लो? 9 ही ले लो भाई, क्या ले लो? 9, यानी 9 इंटू 10⁹ पर के यूनिट्स क्या होंगे? अरे भाई के यूनिट्स यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। के किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ भैया जी, इसको यहां भेज दो, भेज दो इधर, F(r²) Q1 Q2। तो फोर्स का कितना होता है जल्दी बताओ? न्यूटन, ठीक है बेटा। आर का क्या होता है? मीटर, है ना, डिस्टेंस है, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और एक चार्ज का कूलम होता है, तो दो चार्ज है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, समझ आ रहा है? तो न्यूमेरिकल में अपन ने भाई यही वैल्यू लेनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट भी अपने आप में एक कांस्टेंट है अगर मीडियम सेम है तो। अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन नॉट अलग अलग हो जाता है, मतलब एप्सिलॉन परमिटिविटी अलग अलग रहता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसे क्या कहता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, उसे अपन एप्सिलॉन से डिनोट कर लेते हैं। वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, समझ आया? ठीक है, यानी जब तक वैक्यूम है तब तक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम रहेगा। और भैया एग्जैक्ट कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? तो बेटा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अच्छा भैया इसका यूनिट क्या होगा? भाई इसका यूनिट यहां से निकाल लो, 1/4 पाई यूनिट लेस कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेजो, के नीचे भेजो, यानी के यूनिट का उल्टा, के यूनिट का उल्टा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कभी आपने सोचा नहीं सब वैल्यू निकालते कैसे हैं? मैं बताता हूं यार, आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, है ना। दिमाग में बर्डन नहीं देना, क्लियरली पूछ लिया करो, भैया कैसे पता लगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है? अरे भाई अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, दो चार्जेस ले लिए होंगे, पॉइंट चार्जेस, जिनकी वैल्यू हमें पता है ना, कितनी दूरी पे रखा हुआ है ये हमें पता है, तो हमें Q1 पता है, Q2 पता है, हमें R पता है, और कितना फोर्स लग रहा है वो एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया हमने। तो F की वैल्यू पुट कर दिया, Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी, R² की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? K की। और K की जब तक मीडियम सेम है और सिस्टम ऑफ यूनिट सेम है तो K का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा था? यही आ रहा था जी, यही आ रहा था, या ये आ रहा था, ऐसे। और क्योंकि यहां देखो बेटा K की वैल्यू हमें पता है, अगर यकीन नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, घर पे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो या कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी, मन को तसल्ली देने के लिए, ठीक है।
तो के की वैल्यू अगर तुम ये पुट करो, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दो 1/4 पाई और के को नीचे भेज दो। के की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, 8.99 इंटू 10⁹ 4 और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लो। समझ आ रहा है? और इसको सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन नॉट का एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाता है लगभग। समझ आया? तो ऐसे निकाला जाता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है, वो कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, जस्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सो एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला बहुत गजब है भाई, बहुत गजब है। इसी के न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। डोंट वरी, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे पर अगले लेक्चर में, ठीक है। पूरा उसका डेरिवेशन है जो सीबीएसई में पूछा जाता है, डेरिवेशन के कोर्स के थ्रू गुजरना चाहिए किसी भी क्या कहता हूं उसको, किसी भी बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसे डेरिवेशन के कोर्स के थ्रू पक्का जाना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, ओवरऑल रिजल्ट मायने रखता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा भैया ऐसा यूनिट में तो बता दिया आपने, सीजीएस में नहीं बताया। सीजीएस में ले बेटा ले, इन सीजीएस चलो कलर दूसरा ले ले, है ना, सेम सेम कलर अच्छा नहीं लगता, चलो पिंक कलर ले लेते हैं। इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस में क्या होता है भैया जी? तो जब कभी भी हम Q1 Q2 R सीजीएस में लेते हैं, 4 सीजीएस में लेते हैं, K की वैल्यू हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। सीजीएस में K का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। पर भैया ठीक है, ऐसा यूनिट का बता दिया, सीजीएस का बता दिया, पर ये दोनों तो आपने वैक्यूम का बताया था। लो भाई मीडियम का भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। मीडियम में क्या होगा? फोर्स चेंज होता है क्या? हाँ आप सही सोच रहे हो, फोर्स चेंज होता है बेटा, है ना। नेट फोर्स, जैसे दो चार्जेस है, भले ही दो चार्जेस है, एक चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है, पर जो किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है ना वो चेंज हो जाता है, बल्कि घट जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। दो चार्जेस है भाई, चार्जेस सेम है Q1 और Q2, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी भी सेम है R, पर फोर्स मॉडिफाई हो जाता है किसी एक चार्ज पे। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच वैक्यूम नहीं है, पर क्या है बेटा? मीडियम। मान लो कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, कोई मीडियम है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। अगर कंडक्टिंग होता चार्ज फ्लो नहीं करने लग जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग मीडियम, उसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अब होता क्या है पता है क्या बेटा? मैं मानता हूं भले ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी न्यूट्रल है, मान लो ये क्या है? न्यूट्रल है, पर अगर इसके पास Q1 चार्ज आ गया तो अंदर के मोलिक्यूल्स को ये क्या कर देता है? मॉडिफाई। अगर Q1 पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव वाले इसके ज्यादा पास है एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाले। अब सिर्फ Q2 का फोर्स इस पे नहीं लग रहा, इसका भी लग रहा, इसका भी लग रहा है, समझ रहे हो ना? ये दिक्कत है यहां पे, और इसलिए क्या हो जाता है? मॉडिफाई। बस बच्चे रट लेते हैं भाई कि मॉडिफाई क्यों हो जाता है, पर रीजन ये है कि जो उसके चार्जेस के बीच जो मीडियम है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, वो खुद पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो। बस सोचो कि जो भी आपने मीडियम रखा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है उनका जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी एक अपना इंडिविजुअल फोर्स जैसे इस पे या इस पे लगाने लग जाएंगे, तो नेट फोर्स चेंज होना ही होना है। अब देखो सवाल पता है क्या बेटा? Q2 कुछ फोर्स लगा रहा था इधर, Q2 कुछ फोर्स लगा रहा था Q1 पे, उतना ही फोर्स अभी भी उतना ही लगा रहा है, मतलब अभी भी Q2 Q1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा है भाई। Q2 का फोर्स चेंज नहीं हुआ Q1 पे, वो अलग बात है Q1 पे और एक्स्ट्रा फोर्सेस एक्ट करने लग गए, तो नेट फोर्स चेंज हो जाता है Q1 पे। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भैया उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अरे भाई टेंशन ना लो, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है भाई। फोर्स इन वैक्यूम देखो, फोर्स इन वैक्यूम, इसे मैं F नोट से डिनोट कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये किसके इक्वल था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है। फोर्स इन मीडियम,
फोर्स इन मीडियम। अब आपको पता है यार फोर्स एक्चुअली में चेंज क्यों होता है? क्योंकि ना के की वैल्यू चेंज होती है। और के की वैल्यू चेंज क्यों होती है? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि 1/4 पाई तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम एफ एम किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए नहीं है, मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं, सिंपल। समझ आ रहा है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन क्या है जी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बहुत बढ़िया भैया जी, समझ आ रहा है अच्छे से? ओके ग्रेट। अब क्या होगा देखो, अब एक काम करता है ना, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन। तो अपन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड सेकंड इक्वेशन से। लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे? सेकंड इक्वेशन से। तो एफ नॉट बाय एफ एम, ठीक है, और ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सबको पता है ऊपर वाला सेम रहता है, पता है ना? ऊपर वाला क्या रहता है? सेम। कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए ना, कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और नीचे वाला पलट जाता है, नीचे वाले को पलटो। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो यहाँ पे कैंसिलेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया जी। ये देखो, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। क्या आया? ऊपर है एप्सिलॉन, ये बच गया, ठीक है, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसी के रेशियो को ना, इसी के रेशियो को अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और relative electrical permittivity of the medium, relative is dielectric constant और relative electrical permittivity of the मीडियम। क्लियर है बेटा? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओ माय गॉड, यानी यहां से क्या देखने को मिला? यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या जो ER है, समझ आ रहा है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात क्या है? सेम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है? जल्दी बताओ। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, या किसके इक्वल आ रहा है? किसके इक्वल आ रहा है? फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन दिस, या फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन मीडियम। समझ आया? ठीक है, और इतना ध्यान रखना, जब कभी भी चार्जेस को आप मीडियम में शिफ्ट करते हो तो नेट जो चार्ज है, जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। यानी फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अच्छा यकीन नहीं है? देख लो, यहां देखो, एफ एम यहां भेज दो, के वहां भेज दो, एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। यहां ना के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो क्लियरली यहां से क्या पता लग रहा है? जो एफ एम है वो एफ नोट के इक्वल नहीं है, बल्कि एफ नोट को अगर किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो कि 1 से बड़ा है तो एफ एम आएगा। तो एफ एम तो छोटा ही आएगा ना, क्योंकि डिवाइड होके आ रहा है। समझ आ रहा है? दिस इंप्लाइज फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। ध्यान रखना, किसी भी दो चार्जेस के बीच, ठीक है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स होता है और मीडियम में अगर डालोगे तो कम हो जाता है ना? कितना कम होता है? कितना कम होता है? 1/k टाइम्स हो जाता है भाई। और k क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स, उतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? बहुत बढ़िया। ये है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके ऑसम, समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ऑल्सो
एक चीज देखो आप, मैं कलर व्हाइट ले लेता हूं दोबारा। तो भैया जी फोर्स इन मीडियम क्या था, फोर्स इन मीडियम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है भैया जी। पर अभी हमने क्या पढ़ा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाय, अरे क्या हो रहा है इधर, 2 मिनट। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां से यहां आ जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इन सबको ऊपर कर देते हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट कर दो यहाँ पुट, यानी दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई। ठीक है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां क्या लगाना पड़ेगा, के लगाना पड़ेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट। कोई डाउट है, बताओ बताओ, कोई डाउट है तो, क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो मेन चीज क्या था इसका डेफिनेशन कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, और मेन चीज क्या था कि भाई दो चार्जेस है Q1 Q2 आर दूरी पे सेपरेटेड है, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के क्या चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। बस भैया जी जब मीडियम में होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसका भी नाम लिख देना चाहिए यार, इसके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। अरे एप्सिलॉन है, अगर इसके पैर में 0 लगा दो तो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, पहला पॉइंट, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड मीडियम डिपेंडेंट। पहली बात, अच्छा जैसे कि बहुत अच्छे से आपको पता है कि जब आप दो बॉडीज के बीच उनके मासेस के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, है ना। दो बॉडीज है, दो बॉडीज है, वैक्यूम में जितना इनके बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, उतना ही मीडियम में लगेगा, उतना ही पानी में, उतना ही तेल, हर जगह सेम लगेगा। पर चार्जेस के बीच ऐसा नहीं है। ठीक है, चार्जेस के बीच का फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ा ना, कंजर्वेटिव फोर्स है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज कंजर्वेटिव, मतलब दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज सेंट्रल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ध्यान रखना। भैया इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अरे भाई मान लो ना भाई, मान लो एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अरे भैया जी, और ये लाइन है जो दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, जल्दी बताओ। अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पर अट्रैक्ट मतलब ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा। पर कैसे खींचेगा, क्या इस डायरेक्शन में खींचेगा, अरे नहीं भाई, इस लाइन के अलोंग लगेगा इस पे फोर्स भाई, इस लाइन के अलोंग इस पे क्या लगेगा, फोर्स। ठीक है, और इस पे इस लाइन के अलोंग लगेगा, अनसंडे लगेगा। ठीक है, इसे F1 बोल दो, F2 बोल दो, वैसे तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, सिमिलरली भैया जी ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये लाइन है जो उनके सेंटर को क्या कर रहा है बेटा, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो इनके बीच अब क्या होगा, जल्दी बताओ, रिपल्सन होगा। इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो भाई इसी लाइन को एक्सटेंड करो ना, इसी लाइन को, जो लाइन इनके सेंटर को जोड़ रहा है ना बेटा, उसको एक्सटेंड करो मेरे बच्चे। तो भाई फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, धकेलेगा, धकेलेगा। तो इधर धकेलेगा क्या, अबे नहीं, इधर धकेलेगा। अरे इसको
इधर धकेलेगा क्या? नहीं, इधर धकेलेगा। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस, बिकॉज दे ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसको पहली बात तो बंद कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगला, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। सबको पता है जब चार्जेस क्या है, ऑपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। कूलम्ब फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। कूलम्ब फोर्स रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों सेम नेचर के, दोनों या तो पॉजिटिव दोनों या तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया। आगे बेटा, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एंड कैनॉट बी अप्लाइड फॉर मूविंग चार्जेस। इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है। सीबीएसई में आ गया था 2 नंबर का, ठीक है। या किसी क्वेश्चन के साथ भी दे देते हैं या सिंपली दे देते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ या लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ है ना बेटा, वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस के लिए। समझ आ रहे? और वो भी पॉइंट चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में। पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट होगा तभी आप कूलम्ब लॉ लगा सकते हो, मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पहला लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन कि द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज। बिल्कुल ठीक। यानी भैया जी इसका चार्ज क्या है? Q1, इसका चार्ज क्या है? Q2। दोनों पॉइंट चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। बट सपोज यहां 2 बॉडीज है, क्या बेटा? 2 बॉडीज और पॉइंट चार्जेस नहीं है। ये पॉइंट बॉडीज नहीं है, बॉडीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट बॉडीज से, पॉइंट चार्जेस से बिल्कुल इतू इतू से, यानी उनका साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस नेग्लिजिबल था, पर इनका साइज नेग्लिजिबल नहीं है क्योंकि इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस ये है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो भाई देखो ना, इसका रेडियस, ये इसका इतना बड़ा रेडियस है, इसका इतना रेडियस है, ठीक है। तो इनका साइज डिस्टेंस के मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन भाई, इसको भी आपने Q1 ही चार्ज दिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सपोज, ठीक है। इसको भी आपने Q2 चार्ज दिया, ये भी यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे बॉडी पे। पूरे बॉडी पे नेट चार्ज Q2 है, इस पे क्या है? Q1। समझ आ रहा है? ठीक है। तो भैया क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? गजब कर रहे हो यार, नहीं कर सकते भाई। रीजन मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसको करता हूं लॉक। रीजन बताते हैं आपको बेटा। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये इसको रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज इसका मूव करके पीछे आ जाएगा, ये वाला चार्ज इसका मूव करके पीछे आ जाएगा, ये वाला चार्ज इसका मूव करके पीछे आ जाएगा, और ये वाला जितना पीछे जा सकते हैं लोग इतना पीछे चले जाएंगे। 2 मिनट, समझ आए? सेम सिनेरियो इस केस में होगा। ये वाला चार्ज पीछे इधर हो जाएगा, ये वाला चार्ज इधर, 2 मिनट, ये वाला इधर, ठीक है, ये वाला इधर और ये वाला इधर। समझ आए? अब इनके बीच की दूरी क्या R से कम है? इफेक्टिव दूरी R से कम है या R से ज्यादा है? जल्दी बताओ। R से ज्यादा हो गया, यानी यहां पे इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R हो गया, यानी फोर्स कम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? लेस लगेगा। अरे R बढ़ा है तो फोर्स कम ही लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये रीजन है भाई कि कूलम्ब्स लॉ को आप बॉडीज में अप्लाई नहीं कर सकते हो, चार्ज बॉडीज में अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। रीजन पता लगा? सिर्फ रटने से नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ये चीज होता है, ठीक है।
अच्छा, ऑप जैसे नेगेटिव नेगेटिव होता तो सेम चीज होता है ना, रिपेल करता। पर अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट होके सामने आ जाता है फिर, तो उस केस में डिस्टेंस घट जाता तो फोर्स ज्यादा लगता। समझ आ रहा है क्या चीज? ये है भाई, क्लियर है? ये रीजन है कि सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और चार्ज बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत बढ़िया, पर इंपोर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। क्या है बेटा? इंपोर्टेंट। चलो भैया जी अब अगला अगला करवा दो। अगला क्या है? ऑल्दो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ पार्टिकल्स चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक but force due to one charged particle on another charged particle does not depend on the medium between। कहने का मतलब क्या है भैया जी? वैक्यूम में थे, वैक्यूम में थे तो Q2 Q1 पे फोर्स जो लगा रहा था वो था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। समझ आया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पर यहां पे ला दिए मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ आ रहा है बेटा? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दगा कर गया, अब इसने धोखा दे दिया, कबाब में हड्डी कोई आ गया तो इसने धोखा दे दिया। अभी भी ये इतना ही मोहब्बत कर रहा है इससे भाई, अभी भी उतना ही इफेक्ट से रिपेल कर रहा है, नफरत कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है। परंतु ये आसपास वाले भी इसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे तो इसके भाव बढ़ गए, वो अलग बात है। इसका मोहब्बत इसको लेके चेंज नहीं हुआ। समझ आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फिर ठीक है, इसके भाव बढ़ गए बस, क्योंकि आसपास प्यार करने वाले इसे थोड़े बहुत और आ गए। तो ये है कि अब सिर्फ Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा। यहां जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक Q1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव वालों को पास खींच लेगा, पॉजिटिव वालों को दूर। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे मॉडिफाई हो जाएगा, पर Q2 तो उतना ही लगा रहा है। समझ आ रहा है? ये था पॉइंट का मतलब। अरे हाँ या ना? ओके 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 ग्रेट। आगे भाई क्वेश्चन करते हैं बस। चलो बहुत हो गया, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला था सस्ते से सस्ता क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सस्ते क्वेश्चन का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो हमें बुद्धि का संचार करता है। समझ आ रहा है? कॉन्शियसनेस लाता है, थोड़ा सा हमें तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, और हमारे कॉन्सेप्चुअलिटी को बढ़ाता है। पहली बात तो ये, तो इग्नोर मत करना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सस्ते से क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी सस्ता सा क्वेश्चन है। पर ये वाला देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, वो भी 2023 का। अभी कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो जेईई मेंस का है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत प्यार से करेंगे क्वेश्चंस को। चक भाई फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। पहला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर? है क्या 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 कहना चाहते हैं? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी दो चार्जेस है, 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, और मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है उस पर। ठीक है, पर भैया ये तो बोला ही नहीं कि चार्जेस की वैल्यू तो मतलब दी नहीं। अरे भाई दो चार्जेस है इतना तो बता दिया, दो चार्जेस से इतना तो बता दिया। मान लो Q1 Q2 है और R दूरी पे है, तो R की वैल्यू भी दे दी। कितनी दे दी भाई? 1 मीटर। पर Q1 Q2 की तो वैल्यू नहीं दी। ये बोल रहा है, पर बेटा एक हिंट दिया उसने कि Q1 Q2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से लो कि इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगे? मिनिमम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो R तो दे दिया, देखो इधर R दे दिया भाई 1 मीटर, ये तो चलो कांस्टेंट है। यानी F का वैल्यू टोटली डिपेंड किस पे करता है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड में। अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। समझ आ रहा है? तो अब मल्टीप्लीकेशन मिनिमम कब हो सकता है? जब चार्जेस मिनिमम हो। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है? पहले लेक्चर में पढ़ा था, इस पूरे दुनिया में मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि हम E के इक्वल लेते हैं। किसके इक्वल लेते हैं? E के। समझ आया? यानी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप K कह सकते हो। Q1 की जगह E, Q2 की जगह भी E, और R की जगह बच्चे 1। और सम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू भी आ जाए क्या? 9 इंटू
10⁻⁹ ऐसा यूनिट में। अच्छा ये तो ई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, या दो बारी वैल्यू पुट कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, हाँ जी, पहली बात इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 16 कितना होता है, 256, तो यहां 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2.56 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, दिक्कत क्या है। ठीक है, 9 6 कितना होता है, 54, 9 5 45, 50 हो गया। 18 कितना हो गया, 23, तो कितना हो गया बेटा जी, 42304, और 2 के बाद पॉइंट था। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, पॉजिटिव ये काट देगा तो 10 पावर कितना देगा, -10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 पावर -29, और ऐसा यूनिट में पुट किया है तो न्यूटन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, अब पॉइंट को इधर ले जाओ, यानी 2.304 इंटू 10 पावर -28 न्यूटन। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैलकुलेशन में मैंने कोई गड़बड़ अगर की तो तुम पीटोगे, फिर ध्यान रखना, तुमने बताया नहीं तो। समझ आया, समझ आया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, आसान तो था। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड। ठीक है भाई, दो पॉइंट चार्जेस है और इक्वल है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल्ड। ला भाई, इंडिविजुअल चार्जेस को भी अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन दम। ठीक है, मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 और एक क्या है, Q2, उनके बीच का फिक्स डिस्टेंस है R। तो बेटा जी अभी इनके बीच का फोर्स क्या होता है, जल्दी बताओ, के Q1 Q2 बाय R²। अब क्या किया, नाउ अब क्या किया, इन्होंने चार्जेस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, चार्जेस को क्या कर दिया, डबल। अच्छा पहली बात तो टू इक्वल पॉइंट चार्जेस है, तो Q1 Q2 लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या ले लो, Q ले लो, तो ये भी Q है और ये भी क्या है बेटा, Q। तो इनके बीच का फोर्स कितना हो गया, K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, डिवाइडेड बाय R², यानी K Q² बाय R²। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या किया कि भैया इंडिविजुअल चार्जेस को डबल कर दिया भाई, यानी Q डैश 2 टाइम्स Q कर दिया। ठीक है, और डिस्टेंस को भी क्या कर दिया है, डबल, डिस्टेंस को भी क्या कर दिया है, डबल, यानी नया वाला डिस्टेंस R डैश से डिनोट कर रहा हूं, 2 टाइम्स R कर दिया। ठीक है, देयरफॉर नया वाला फोर्स कितना होगा, जल्दी बता दो, F डैश कितना हो जाएगा, के सेम रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं किया इन्होंने, ना तो यूनिट चेंज किया, बस उन्होंने चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस चेंज किया, तो के सेम रहेगा। Q ओके, यहां पे आ जाएगा Q डैश, यहां पे क्या आ जाएगा, Q डैश, पर यहां आ जाएगा R डैश का स्क्वायर, तो F डैश कितना हो जाएगा, K Q डैश 2Q कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर होगा ना, है ना, 2Q इंटू 2Q, 2 टू द 4, Q इंटू Q स्क्वायर। अच्छा जी, इसका स्क्वायर करो तो 4R²। ठीक है, 4 से 4 कटा, F डैश इज इक्वल टू K Q² बाय R²। ओ भाई साहब, ये तो पुराना वैल्यू ही था, यानी नए वैल्यू में कुछ असर नहीं पड़ा, नया फोर्स पुराने फोर्स के इक्वल ही है। रीजन, आप बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली बेटा उन्होंने चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो कायदे से फोर्स बढ़ना चाहिए था। ठीक है, पर डिस्टेंस भी तो बढ़ा दिया, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स बढ़ा, उतना ही डिस्टेंस बढ़ाने से कम हो गया, समझे, तो एक साथ ही खेल गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सेम रहेगा भाई, सेम रहेगा। आगे भाई, जे मेंस का क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। ठीक है, देखो, A 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 10 माइक्रोकूलम को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। अब बांटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 1 और 9 बांट सकते हो, 5 5 बांट सकते हो, 2 8 बांट सकते हो, है ना, बहुत इन्फिनिट तरीके हैं बांटने के। ठीक है, एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ओ माय गॉड, रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम, क्योंकि नेचर सेम होगा ना। ठीक है ना, +10 माइक्रोकूलम को +5 में भी बांट सकते हैं, +8 +2 में भी बांट सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, समझ आ रहा है। द चार्जेस ऑफ द 2 पार्ट्स आर, गजब क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
तुमने ना 10 माइक्रो कूलम को दो पार्ट्स में बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि दोनों को जोड़कर तो 10 माइक्रो कूलम ही बने, ठीक है, पर इन सब को जोड़कर क्या बन रहा है, 10 माइक्रो कूलम बन रहा है। पर उन चार्जेस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है यार, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, जितना ज्यादा इनका मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। तो यहां देखो 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा कितना होगा 21 माइक्रो कूलम, 9 1 जा 9 माइक्रो कूलम, या 5 इंटू 5 25 माइक्रो कूलम, और ये 8 इंटू 2 16 माइक्रो कूलम। चक भाई, सबसे ज्यादा क्या है, ऑप्शन सी, हो गया। बिना कैलकुलेशन के हो गया। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का, ओके। इतना ध्यान रखना, आप मैथ वाले बच्चे जब मैथ में आगे जाएंगे 5th चैप्टर 5th 6th चैप्टर में, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा एक चैप्टर वहां पे। पता है वहां पे एक क्वेश्चन है डेरिवेटिव का यूज करके, और डेरिवेटिव आपने भी पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में, कि दो नंबर्स है जिनका सम 25 है और उनका मल्टी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो नंबर्स बताओ, हमेशा 25/2 25/2 आएगा। अगर दो नंबर 30 है, दो नंबर कह रहा हूं, एक नंबर 30 है, दो नंबर में बांटना है, दो नंबर में बांटना है कि जोड़कर 30 है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, 20 और 10, 25 और 5, समझ आ रहा है, 1 and 29, ठीक है। पर इस तरीके से बांटने के उनका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम है, तो इसका हाफ कर दिया करो, 15 और 15, दोनों को जोड़कर क्या आएगा 30, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम आता है हमेशा। समझ आया, नहीं आया, प्रूफ करवाऊं, चक भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूफ करवाते हैं, ठीक है। यहां देखो, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, कैपिटल Q को दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द डिवीजन। वही सेम क्वेश्चन कि भाई एक बस वैल्यू के बजाय कैपिटल Q दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक चार्ज है कैपिटल Q, इसे दो पार्ट्स में बांट रहे हैं और इस तरीके से बांट रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दोनों चार्ज, ठीक है। तो दोनों चार्ज की वैल्यू, मतलब जो डिवाइड किया हमने दोनों चार्ज का, उनका वैल्यू बताओ, ठीक है। सो लेट करो वन चार्ज, लेट वन चार्ज, एक चार्ज को अपन x मान लो, देन अदर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, अदर चार्ज अपने आप क्या हो जाएगा। अरे भाई टोटल दो बच्चों के पास 10 रुपए है, तो एक के पास मैं मान लेता हूं 2 रुपए है, तो दूसरे के पास अपने आप क्या होगा, 10 - 2 8, तो समझ आ रहा है। तो मैंने Q को बांटना है ना बेटा, तो मान लेते हैं एक चार्ज x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा Q - x। अरे हाँ या ना, ठीक है, अच्छा जी, तो ये Q1 है और ये Q2 है, दो चार्जेस में हमने बांट दिया कैपिटल Q को। अच्छा, इसके बीच, इनके बीच फोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ भैया जी। सॉरी क्या बोल रहा हूं, इनके बीच का फोर्स कितना होगा, F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। K Q1 कितना है x, ठीक है, Q2 कितना है Q - x, ठीक है, और R ऐसे रहने दो। फोर्स किसके इक्वल हो गया, KX को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, QX - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज। और आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो और उसे 0 के इक्वल रखो, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसी पे वो मैक्सिमम होगा, या उसी, अगर मिनिमाइज करना है तो उसी पे वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसे बहुत डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ वाले पढ़ते हैं, और तुम्हें बस इतना ही जानना है, अगर इसे मैक्सिमाइज करना होता तब भी इसका डेरिवेटिव करता, मिनिमाइज करना होता तब भी इसका क्या करता, डेरिवेटिव। पर भैया जी मुझे बताओ कि किसके रिस्पेक्ट में, कि तो चलो कांस्टेंट है,
आर के रिस्पेक्ट में करूं, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में करूं, क्या चेंज हो सकता है? डिवीजन चेंज हो सकता है, एक्स चेंज हो सकता है। अगर मैं एक्स को मान लो ये 10 कूलम है, एक्स को 2 मानता हूं तो ये क्या आ जाएगा 8, ये 4 मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6, इसे 5 मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स चेंज हो सकता है ना, एक्स वेरिएबल है इधर, समझ आया? तो यहां डी एफ बाय डी एक्स, ना कि भाई डी एफ बाई डी आर कर रहे हैं ना, ना वेरिएबल के टर्म में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस सेम ही है, बस मुझे क्या देखना है, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी रखूं मैं, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी रखूं, है ना? तो टोटल वैल्यू x पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो पहली बात तो यार कांस्टेंट को सबको पता है, कांस्टेंट बाहर ही रहता है, ये सबको पता है ना। और अंदर वाले का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ये दोनों कांस्टेंट है भाई। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में तो बाहर आ जाते हो, ठीक है? कैपिटल क्यू, टोटल तो हमेशा कांस्टेंट ही है, एक्स चेंज हो रहा है, टोटल तो 10 ही आएगा, 2 है तो दूसरा 8 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो दूसरा 7 हो जाएगा, पर टोटल करके 10 ही आएगा। कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, तो और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक माइनस, तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो ये आ रहा है जी, और इसको क्या रख दो 0, दिस इंप्लाइज ये वहां जाके 0 बन जाएगा, यानी कैपिटल क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये वहां जाके 0 बन गया ना बेटा, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, ये आर स्क्वायर डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो कैपिटल क्यू माइनस 2x बचा। ओके ओके, तो 2x किसके को लगा, कैपिटल क्यू के, तो x कितना हो गया जल्दी बताओ, कैपिटल क्यू बाई 2, देखा हाफ हाफ बांट हो गया। देयरफॉर Q1 कितना है, कैपिटल क्यू बाई 2 एंड Q2, Q2 कितना था भाई, Q माइनस एक्स, यानी Q माइनस क्यू बाई 2, एक्स क्यू बाई 2 आया ना, तो ये भी Q बाई 2, मैंने बोला था तुम्हें, दो चार्जेस, जब कभी भी ऐसा है कि दो चार्जेस है, मतलब एक चार्ज है, एक चार्ज है, दो चार्जेस में बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मैक्सिमम हो, तो दोनों को एग्जैक्ट हाफ हाफ कर दो, दोनों को एग्जैक्ट क्या कर दो, हाफ हाफ। क्या बेटा आंसर, मजा आया, स्वाद आया? एज अ रिजल्ट आप इसको ध्यान में रख सकते हो, पर आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसको एक उस मेथड से दोबारा सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है? ओके, तो दूसरे पेज में चलते हैं, हैशटैग मेथड नंबर 2, हैशटैग मेथड नंबर 2, ठीक है? ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वन चार्ज Q1 मान लेते हैं x है, तो Q2 कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 10 माइनस एक्स, माइक्रोकूलम में ही मान रहा हूँ भाई, किसमें मान रहा हूँ, माइक्रोकूलम में ही दिया हुआ है ना। बहुत बढ़िया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ, 1 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है? सेम ही चीज करता मैं तुम्हें क्या बताऊं, F क्या हो जाता है जल्दी बताओ, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है? Q1 की वैल्यू x, Q2 की वैल्यू 10 माइनस एक्स, आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी रहने दो, एंड में पुट कर देंगे, आर तो कांस्टेंट है, इसे एंड में पुट कर देंगे। अगला वही करना पड़ता भाई, मुझे डी एफ बाई डी एक्स ही करना पड़ता, समझ आ रहा है? के और आर तो चलो कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, के और 10x 10x माइनस एक्स स्क्वायर, अरे x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, बहुत बढ़िया। सो अरे नीचे तो आर स्क्वायर भी है तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बोल रहा हूं मैं, बाकी तो बाहर ले लिया ना मैंने। ओके दैट्स ग्रेट। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, कोई ना कोई ना, यहाँ देखो अब भैया जी, इनको तो बाहर ही ले लो डिफरेंशिएशन में, के बाय आर स्क्वायर, ठीक है? और इनका डिफरेंशिएशन करो इसका, तो 10x का क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अरे हाँ या ना, ठीक है? नाउ अब डी एफ बाई डी एक्स को क्या रखो बेटा 0 0, तो वहां जाके 0 ही बन जाएगा, यानी 10 माइनस 2x क्या हो गया 0, यानी 2x क्या हो गया 10, x कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम, ये वैल्यूज यूज तक नहीं हुई आर वगैरह। देयरफॉर Q1 x के इक्वल ही था, जो कि कितना आ गया 5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना था भाई 10 माइनस एक्स, यानी ये भी कितना 10 माइनस 5, तो 5 माइक्रोकूलम। फिर समझ आया, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट को जकड़ना है, समझ आया, रट्टा नहीं मारना, ठीक है? जलवा है भाई, समझ आया नहीं आया?
ओके ग्रेट ऑसम। बताओ कोई दिक्कत? भाई मेरा मेन फोकस था इस क्वेश्चन में कि आपको लायक बनाऊं, आपको लायक बनाऊं, ठीक है। लगातार क्वेश्चंस आए हैं, लगातार सेम क्वेश्चंस, बस वैल्यू चेंज है। मेंस में तो रिपीट होता ही है, ठीक है। नीट में 90% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देंगे इस तरीके से। और मेंस में आप लगा लो 40-50% होता है, वो अलग बात है, एडवांस में होता ही नहीं है, एडवांस में नहीं होता है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर है। डेरिवेशंस मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, फिर ये भी करवा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे। हाँ भाई ये भी मेन का क्वेश्चन है। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium of dielectric constant K, ठीक है। दो चार्जेस है बेटा Q1 और Q2, ठीक है, दोनों d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, और उससे एक मीडियम में रखा गया है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? K। क्वेश्चन आ गया भैया जी, समझ। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यानी दो चार्जेस अभी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब दो उन चार्जेस को मीडियम से हटा के मैं एयर में ला रहा हूं, और ध्यान रखना एयर और वैक्यूम का के लगभग 1 ही होता है। के 1 कह रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट 1 के, ठीक तो है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब डायलैक्ट्रिक, इतना ध्यान रखना, जितना फोर्स वैक्यूम में होता है उतना ही फोर्स एयर में होता है। एयर लगभग वैक्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो तुम, समझ आ रहा है क्या मैं ये बोलना चाहता हूं, और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस है भाई Q1 Q2, डिस्टेंस d अपार्ट है, मीडियम में थे पहले, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? K। अब उनको हटाकर तुम वैक्यूम में ला रहे हो या एयर में ला रहे हो? अरे भाई साहब मीडियम अब हटा दिया तुमने, एयर में ला रहे हो, तो कायदे से एयर में तो फोर्स बढ़ता है क्योंकि मीडियम में कम रहता है, पता है ना। अरे मीडियम में घटता है मतलब वैक्यूम में बढ़ता है फोर्स, मीडियम हटा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। पर ये कह रहा है फोर्स को हमें सेम रखना है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर फोर्स को सेम रखने के लिए तुम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, तो कितना डिस्टेंस करोगे ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना था, ठीक है भैया जी। यानी देयर आर टू चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है, ये डायलैक्ट्रिक में रखा हुआ है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। मान लेते हैं इसमें क्या फोर्स लग रहा है बेटा जी? F फोर्स लग रहा है। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? D। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना लगेगा जल्दी बताओ, कितना लगेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना लगेगा? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इनके बीच का फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूज नहीं कर सकते, एप्सिलॉन नॉट इंटू K करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू K मीडियम में। अरे भाई मीडियम में एप्सिलॉन आता है ना, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय D स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अब रुको, दूसरे सिनेरियो में क्या कर रहे हैं भैया जी? गजब कर दिया दूसरे सिनेरियो में, पता है क्या कर रहे हैं? मीडियम ही हटा दिया जी, क्या हटा दिया? ठीक, अब यहां देखो, अरे क्या कर रहे हैं, यहां देखो, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? K, ताकि कंफ्यूज ना हो तो तुम। अब क्या कर रहे हैं? दोनों चार्जेस को बाहर निकाल रहे हैं, Q1 और Q2 को। अगर भाई सेम डिस्टेंस रहने देंगे तो गारंटेड फोर्स बढ़ जाएगा एयर में या वैक्यूम में, क्योंकि एयर वैक्यूम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ा दिया जी इन्होंने। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो D नहीं है, बढ़ के D डैश हो गया, ताकि फोर्स सेम रहे। फोर्स क्या रहे? सेम। चार्जेस को नहीं छेड़ा भाई, ठीक है, बस चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाया होगा, तभी तो फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब वाला फोर्स क्या है? F डैश मान लो, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में है, ठीक है। Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R स्क्वायर की जगह D डैश का स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना फोर्स यहां पे कहां लग रहा है जल्दी बताओ? एयर में।
इतना फोर्स कहां लग रहा है, मीडियम में, और यहां डिस्टेंस इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जितना एफ डैश है उतना ही क्या है, एफ है क्वेश्चन में, यानी एफ डैश किसके इक्वल है मेरे बच्चे, एफ के इक्वल है। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डी डैश का स्क्वायर, एफ डैश पुट कर रहा हूं मैं, अब एफ पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। अच्छा क्या क्या कट सकता है, ये कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ओ माय गॉड, यानी और क्या हो जाएगा, और यहां पे के तो नहीं कटेगा, तो 1/d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k d स्क्वायर। अच्छा उल्टा करो, d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, स्क्वायर वहां क्या बनेगा बेटा जी, रूट। कई लोग कहेंगे कि भैया रूट, जब स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा प्लस माइनस दोनों आएगा, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, कॉमन सेंस है प्लस होगा। तो डी डैश यानी नया वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, रूट के अंदर के रहेगा और डी बाहर आ गया, यानी डी रूट के, डी रूट के कोई ऑप्शन है, ए, हमारा प्यारा सा आंसर क्या है, ए। ठीक है, रूट के टाइम्स बढ़ाना पड़ा डिस्टेंस को सेम फोर्स बनाए रखने के लिए, समझ आया, क्वेश्चन ये है, क्योंकि मीडियम से निकालेंगे वैक्यूम में तो कायदे से फोर्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम ही रखूं तो सेम फोर्स करने के लिए थोड़ा एक काम करता हूं, फोर्स बढ़ चुका है यार, फोर्स को सेम रखना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूं मैं, पर कितना डिस्टेंस कर दिया मैंने, नया वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट के टाइम्स पुराना वाला डिस्टेंस। क्लियर है, दैट्स ऑसम, अच्छा क्वेश्चन और आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई, हाँ जी, टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड चार्ज q each are to be placed on a rough horizontal surface, ठीक है, with coefficient of static friction mu, what can be minimum separation between them so that they remain stationary? सुंदर क्वेश्चन। ओ भाई साहब, दो पार्टिकल है जिनका मास क्या है, m, भैया जी ये देखो दो पार्टिकल है जिनका मास m है, एक पार्टिकल है इसका मास m है और दूसरा पार्टिकल इसका मास क्या है बाबा, m है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनके भी इनमें चार्ज कितना है q, और इस पे भी चार्ज कितना है बेटा q, बिल्कुल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ नहीं है, रफ, रफ मतलब जहां पे फ्रिक्शन हो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, म्यू, व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी। एक्चुअली में क्या होगा बेटा, एक्चुअली में क्या होगा, जब आप इन चार्जेस इन बॉडीज को पास लाओगे दे विल रिपेल, रीजन, अरे यार आइडेंटिकल चार्जेस है, दे विल रिपेल ना। ठीक है, चलो अभी रिपेल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और पास लाया नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और पास लाया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे थोड़ा और पास लाओगे हो सकता है कर दे, जैसे दो छोटे छोटे मैग्नेट के साथ खेलोगे आप, थोड़ा पास लाऊं थोड़ा पास लाऊं, थोड़ा और पास लाने के बाद रिपेल करते हैं, करते हैं, सेम ऐसा। तो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक आप ले जा सकते हो कि ये दोनों क्या रहे, स्टेशनरी। ठीक है, तो भैया जी अगर मान लो अभी ये स्टेशनरी है तो इसका मतलब कि इस पे फोर्स नहीं लग रहा, अबे लग रहा है, अभी भी ये रिपेल कर रहे हैं, पर वो रिपल्शन उतना है जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं। जैसे पास लाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो मूव कर जाएगा। यानी मिनिमम डिस्टेंस के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल, लिमिटिंग यानी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूव। ठीक है, बहुत बढ़िया, जस्ट मूव करने वाला है, कोई बात नहीं। दोबारा समझाता हूं बेटा जी, दोबारा समझाता हूं भैया जी, दे हैव आइडेंटिकल चार्जेस। तो मान लो इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, पहली बात तो इसको हटाओ, इसको यहां लिख देता हूं, इसको ऑब्जर्व करो बेटा, भाई इस पे ये फोर्स लगाएगा तो सही, इधर लगाएगा, अरे लगाया, लगा दिया। ठीक है, अभी भी इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे, ठीक है, ये रेस्ट पे क्यों है, आपको पता है अगर बॉडी इधर मूव करना चाहता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऑपोजिंग फोर्स है, बॉडी अगर इधर मूव करना चाहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर दूं, ठीक है, और पता ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आर क्या होता है भैया जी, नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी,
तो आर किसको बैलेंस कर रहा भाई? mg को। और इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट इक्वल होगा किसके भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज। समझ आ रहा नहीं आ रहा मेरे बच्चे? अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दैट्स ग्रेट, ऑसम। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, एफ यानी एफ कैपिटल एफ के इक्वल होना चाहिए। स्मॉल एफ पता है ना, म्यू आर के इक्वल होता है, पता है ना, म्यू आर के इक्वल होता है। और आर किसके इक्वल है? एम जी के। तो म्यू एम जी भाई। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया? म्यू एम जी। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ओके। और फोर्स कितना होगा इन दोनों पे? अच्छा ठीक है बेटा जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो, आप बोलोगे भैया तो दो बॉडीज है, दो बॉडीज के बीच तो कूलम्स लॉ नहीं लगाना। अबे पार्टिकल है सिंपल, और पार्टिकल छोटे ही होते हैं, समझ आया? वो तो मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है ताकि आपको दिखे, ठीक है पार्टिकल्स ही ठीक है। और दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस डी मान लेते हैं कि डी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ओके। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया जी Q1 भी क्यों है, Q2 भी क्या है? Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बस फिर हो गया भाई, और क्या चाहिए? तो एक काम करते हैं, म्यू एम जी क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को वहां भेज दो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू एम जी। और स्क्वायर वाला क्या बनेगा बेटा? रूट क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू एम जी, ठीक है। यानी डिस्टेंस मिनिमम इतना हो सकता है, या तो इससे बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, समझ आया? दिस इंप्लाइज ये जो डिस्टेंस है मिनिमम इसके इक्वल हो सकता है, या तो इससे बड़ा होना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर इससे कम हुआ तो भाई फ्रिक्शन गयो, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेशनरी नहीं रहेगा, फिर मोशन में आ जाएंगे वो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू एम जी। अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ऑसम, चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ला भाई एक और मीन्स का क्वेश्चन आ गया। तो अपने सेकंड लेक्चर में ही आप लोग मेंस के क्वेश्चन फोड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो इसके तब बनेंगे जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म में बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, घंटा मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ठीक है। उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस होता है ना, इंटीजर वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स में भरने वाले, जे मीन्स में जो आता है वो भी करेंगे अपन, ठीक है, ओके भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, ओके, अति सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस क्यों इज आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है भाई, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों का वैल्यू कैपिटल क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है, ठीक है। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नोट विद मास m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स चार्जेस। ठीक है भाई, अभी क्या हुआ भैया? दो फिक्स चार्जेस थे, एक कैपिटल क्यू दूसरा भी कैपिटल क्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनके ये रहा इनके बीच का दूरी, ठीक है, और दूरी कितना है? कितना है भाई? 2 है, ठीक है। अब एक तीसरा चार्ज ला दिया भाई, कबाब में हड्डी ला दी है, ठीक है, जो कि क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ? क्यू नोट, जिसका मास कितना है? स्मॉल m, ठीक है, और बिल्कुल मिड पॉइंट में रखा हुआ है, बिल्कुल किस में रखा हुआ है? मिड पॉइंट में जी, क्यू नोट, ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस a और ये वाला भी a। तो बहुत बढ़िया भैया, क्लियर है, ऑसम, मजा आ रहा है, ठीक है, ओके। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन joining the fixed charges, the charge q naught executes SHM. The time period of oscillation of charge q naught will be भाई 11th याद करने के लिए तैयार हो जाओ, 11th याद करने के लिए तैयार हो जाओ,
एसएचएम का फॉर्मूला पता है, एसएचएम का कंडीशन पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एक्स के, डिस्प्लेसमेंट के, या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के को कहते थे स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, पहले तो बेटा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है ये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जितना अगर मान लो ये लाइक चार्जेस है, अगर ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। अरे ये भी ए दूरी पे, ये भी ए दूरी पे, जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, या जितना ये वाला रिपेल करेगा उतने ये वाला रिपेल करेगा। ये डिपेंड करता है कि क्यू नोट का साइन कैसा है। ठीक है, ओके। पर जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से, हल्का, बिल्कुल बिल्कुल हल्का डिस्प्लेस किया मैंने, ठीक है, और डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा बिल्कुल, तो भाई वो क्या करने लग जाएगा, एसएचएम। तो मान लो एक्स डिस्टेंस से मैंने इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो एसएचएम करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे पीछे ऐसे, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच बेचारे फंस के रह जाएगा, एसएचएम करने लग जाएगा। इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कितने टाइम में वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा या फिर कंप्लीट एसएचएम करेगा। ओ भाई साहब, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एसएचएम वाले केस में याद है? याद है? पहली बात तो ये बताओ, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो क्या बेटा, 2 पाई रूट एम बाई के होता है। और यहां एम क्या होता है जल्दी बताओ, इनर्शियल फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर, ये इनर्शियल फैक्टर होता है भाई। और क्योंकि ये लीनियर मोशन है तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सिंपल मास ले लोगे इसका। ठीक है, ठीक है। और के क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर। तो अगर मेरे बच्चे तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है ना किसी भी बॉडी का जो एसएचएम कर रहा है, तो मेन ना तुम्हें इनर्शियल फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर निकालना होता है। पर भाई इनर्शियल फैक्टर तो इसका मास ही होगा क्योंकि लीनियर एसएचएम करेगा ही। ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है एम। तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, स्प्रिंग फैक्टर। और स्प्रिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके। यदि आप क्लास 11th में एसएचएम में डेरिवेशंस किए हो ना, समझ आ रहा है, चाहे पेंडुलम का किए हो, चाहे यूट्यूब का किए हो, चाहे उसका स्प्रिंग का किए हो, लोडेड स्प्रिंग का, तो सब में ऐसे ही था कि फोर्स का पहले एक्सप्रेशन निकालते थे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करते थे, के की वैल्यू निकालते थे। ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, याद है? लेटेस्ट जो 11th करके आए उन्हें तो पता ही होगा, सेकंड लास्ट चैप्टर था क्योंकि, है ना। फिर अब रुको भाई, सवाल ये है कि भाई ये एसएचएम करेगा पर इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो मान लो कि मैं एक्स दूरी, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। इससे पहले मैं इसको लॉक कर देता हूं, ठीक है बेटा। चक भाई, इसे करो डिलीट। ओके बेटा जी, मान लो इसे मैं स्मॉल डिस्टेंस एक्स से मैंने क्या किया, डिस्प्लेस किया इसके मीन पोजीशन से। कौन से पोजीशन से, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया मैंने, वो तो मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ गया, ये पी पॉइंट पे आ गया, मान लो पी पॉइंट पे आ गया। यहां पे इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा था, पर पी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। रीजन, अबे रीजन, पहले यार, पहले जब ये बीच में था तो जितना दूर इससे उतना ही दूर इससे, पर जैसे हमने पी पॉइंट पे लाया तो इसके पास हो गया और इससे दूर हो गया, ये समझो आप। ठीक है, कितना पास हो गया भैया जी, देखो ये पहले दूरी कितनी थी, ए, और इतनी कितनी है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ए माइनस एक्स। वेरी गुड। और ये ऊपर वाला दूरी, ये कितना हो जाएगा, इतना ए था, इतना एक्स बढ़ा दिया तो इससे ए प्लस एक्स, फिर एक से दूरी घट गया और दूसरे से बढ़ गया, तो घंटा बेटा फोर्स इक्वल नहीं होता, नेट फोर्स इस पे लगता, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा अब इस पे, बस वो कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ठीक है, इसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, थोड़ा सा
दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नेट फोर्स क्या लगेगा। अब मैं व्हाइट लाइन से ढूंढ, व्हाइट कलर से आपको दिखाऊंगा। जब ये पी पॉइंट पे है ना, जब ये किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, तो मान लेते हैं ए बी पॉजिटिव और ये भी क्यू नोट भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। तो ये इसको क्या करेगा जल्दी बताओ, रिपेल करेगा, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। पर ये कम मात्रा में रिपेल करेगा क्योंकि इससे दूरी ज्यादा है और इससे दूरी कम है। तो नेट फोर्स देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, समझ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कम है और इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा है, और 180 डिग्री पे जब दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो नेट निकालने के लिए, समझ आ रहा है, ठीक है। अभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल यहां देखो कि बेटा एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, समझ आ रहा है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो इसका और इसका, तो इन दोनों का क्या होगा, के, Q1 की जगह कैपिटल क्यू, Q2 की जगह क्यू नोट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर बेटा, आर। आर कितना है जल्दी बताओ, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इसका बड़ा था और इसका क्या था, छोटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, के, Q1 कैपिटल क्यू है, Q2 क्या है बेटा, क्यू नोट, समझ आ रहे क्या, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना दोनों के बीच, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऑसम। अब रुको भाई, कुछ चीजें कॉमन ले लो, के कैपिटल क्यू क्यू नोट, यहां से क्या बचा, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दो ऑप्शन है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। या तो अभी बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल क्यों लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मतलब ए कॉमन लेके लगा सकते हो आप, पर बाइनोमियल क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, देखो फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, जो x है ना बेटा, ए एक्स है, वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से इसे क्या किया हमने, डिस्प्लेस किया मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, के क्यू क्यू नोट, ठीक है। यहां करोगे तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax, यहां करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा या ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो कायदे से क्या होना चाहिए था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, पर यहां ऐसा नहीं होगा, बाहर माइनस साइन है, तो प्लस ए का स्क्वायर यानी माइनस बन जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर यानी माइनस 2x क्या बन जाएगा, प्लस 2x। मैंने साथ के साथ क्या चेंज कर दिया, साइन, और आमने सामने देखो भाई, अब सबको पता है, मान लो m स्क्वायर है इंटू n स्क्वायर है, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n कर दो और स्क्वायर कॉमन ले लो, पावर क्या ले लो, कॉमन, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये तो वही बात हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों भाई, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका ए क्या है, होल स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रहा है समझ भैया जी, बहुत अच्छे से। तो अब आगे सॉल्व करवाओ, थोड़ा जल्दी करते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x कितना x हो गया, 4x, ठीक है बेटा। तो के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई हमको पता है इसका होल स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक बेटा, हमें पता है वी नो कि ना जो x है वो बहुत छोटा है a से, a इतना है और x इतना सा है, समझ आ रहा है। तो भाई x का स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा a स्क्वायर से, तो x स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, x स्क्वायर को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा तो अगर आपने a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां क्या बचा, के क्यू क्यू नोट और x, यार यहां तो जगह ही नहीं है, तो अगले पेज में चलते हैं, ठीक है भाई। तो f कितना हो गया, अरे
एफ कितना हो गया, क्या था, के कैपिटल क्यू क्यू नोट, ऊपर क्या था 4x, नीचे यार मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया 0, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ए का पावर 4 हो जाएगा ना, समझ आया नहीं है? तो चलो भाई कैंसिलेशन करते हैं, तो बस इसे ये गया ए क्यूब बचेगा और क्या बचेगा, सो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्यू क्यू नोट इंटू 4x डिवाइडेड बाय बच्चे ए क्यूब, वाव, इससे ये भी गया, सो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 तो गया, पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब, क्या बचा इधर x, ठीक है, कंपेयरिंग विद f इज इक्वल टू के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल, या माइनस के एक्स कह लो या के एक्स कह लो, समझ आ रहा है? ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यू, देयरफॉर टाइम पीरियड किसके इक्वल है 2 पाई रूट एम बाय के, तो एम की जगह तो एम ही रहने दो, एम की जगह एम ही रहने दो, ठीक है, के की जगह कैपिटल क्यू क्यू नोट पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब, बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ रहा है, इसको पलट दो 2 पाई रूट एम पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब क्यों क्यू नोट, देखो ऑप्शन में, अरे यार 2 पाई तो कहीं बाहर है ही नहीं, तो भेज दो ना भाई, इसे अंदर भेज दो, इसे अंदर भेज दो, एक काम करो, चल भाई डिलीट होता तू भी डिलीट होता, इसको लिखने का तरीका पता, जैसे आपको पता है 4 को क्या लिख सकते हो आप, अरे भाई 4 के स्क्वायर का रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या रूट 16, तो 2 पाई को क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 पाई स्क्वायर, 4 2 बन जाएगा, पाई स्क्वायर पाई बन जाएगा, तो ताकि ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर और ये दोनों आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, समझे? ओके ओके, तो क्या हो गया बेटा जी, 4 पाई स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर, पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यू नॉट, ऑप्शन देखते हैं बच्चे, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यूब, नीचे क्यू क्यू नॉट, वाओ, ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए, अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, दोबारा देखो, देखो सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं एग्जैक्टली, सीखो, है पहली बारी में ही समझ आ गया तो फायदा क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग का विकास ही नहीं हुआ ना, फिर और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है तुम लोग यहां हाथ खड़े कर देना, चलो चलो बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास स्मॉल है, ठीक है बेटा, 2 स्मॉल बॉल है, दोनों का मास स्मॉल है, ठीक है, चार्ज क्यू ऑन ईच ऑफ देम, दोनों पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, आर सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है भाई, ये देख सकते हो आप, 2 बॉडीज है, ठीक है, पर इसका लेंथ कितना है जल्दी बताओ, लेंथ कितना है, लेंथ कितना दे दिया है, एल दे दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, find the expression for angle theta made by any of the string with the vertical when under static equilibrium, oh my god, क्वेश्चन ऐसा है, 2 बॉडी है, पॉइंट बॉडीज है बिल्कुल, दोनों का मास m है, दोनों पे चार्ज कितना है क्यों, समझ आया, और इसे लटका रखा है एक पॉइंट से, किस पॉइंट से, ओ पॉइंट है, समझ आ रहा है, कौन से पॉइंट से, ओ पॉइंट से, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एंगल थीटा मेड बाय एनी ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल व्हेन अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हाट द हेल इज इक्विलिब्रियम, अरे पता है भाई 11th में पढ़ के आए हो कि इसमें नेट फोर्स क्या है 0, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे, ये बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, रेस्ट पे बिल्कुल, अरे यार पता है क्या हुआ होगा, लाइक चार्जेस है बेटा, क्या है लाइक चार्जेस, तो मान लो ये लाइक चार्जेस ऐसे बिल्कुल, ये रस्सी है यहाँ यहाँ ये है ना, तो ऐसे,
जैसे लाइक चार्जेस है, इन दोनों ने रिपेल किया रिपेल किया रिपेल किया, तो ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी नहीं होता बिल्कुल ऐसे हो जाते भाई, क्योंकि मैक्सिमम तक रिपेल करते। ठीक है, ग्रेविटी के कारण अब चार्ज पे डिपेंड करता है, और तगड़ा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा एंगल खुलेगा, कम फोर्स लग रहा है तो कम एंगल खुलेगा। ये धागा है, ये धागा है मानो, यहां पे एक चार्ज लटक रखा है, एक चार्ज यहां लटक रखा है, दोनों को टच नहीं करवा रहे, इंसुलेटिंग है, पर जैसे ही पास लाएंगे दे विल रिपेल बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस। ठीक है, रिपेल 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 रिपेल, पर एक टाइम आएगा नीचे mg का एक कंपोनेंट भी लगता है इधर, तो है ना कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और एक किस में आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले समझे, क्वेश्चन समझना है भाई, आंसर क्या तेल लेना भाई, समझ आया। अब ये बोल रहा है वर्टिकल के साथ एक जो धागा है स्ट्रिंग है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है। ठीक है भाई, ये देखो उस एंगल को अपन क्या ले लेते हैं बेटा जी, थीटा, थीटा बताना है अपने को। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना ध्यान रखो कि अगर ये थीटा यहां एक वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा होता है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर कह रहा हूं, हाँ ठीक तो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा ध्यान दो भैया जी, पता है क्या होगा, इधर रस्सी है और रस्सी में खिंचाव पड़ रहा है, टेंशन पड़ रहा है, टेंशन, तो क्या करें बाबा, टेंशन टी, और वेट तो हमेशा नीचे लगता है, वेट हमेशा कहां लगता है, नीचे, जो कि किसके इक्वल होगा, mg के, समझ आया, क्योंकि इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है। अरे हाँ या ना, एक और चीज लग रहा है भैया, ये दूर हुआ क्यों, अबे दोनों के बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन, ये लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग क्या लग रहा होगा, जल्दी बताओ, रिपल्सन, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, समझ आया, यहां टेंशन नीचे mg और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो एक काम किया जाए, टेंशन को रिजॉल्व कर लिया जाए, टेंशन नहीं लेने का, एंगल वाले के साथ क्या हो जाता है, कॉस टी कॉस थीटा, और बिना एंगल वाला टी साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मजा आ गया भैया जी, क्या आ गया, मजा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओ माय गॉड, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये किस में बेटा, इक्विलिब्रियम में। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छे से बैठाऊं आपके साथ, चलो वाइट ही ले लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम में बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो गारंटेड है कि नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, और नेट राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू नेट लेफ्ट साइड फोर्स, समझ आ रहा है। तो व्हाट इट मींस कि यहां से टी कॉस थीटा किसके को ला रहा है, टी कॉस थीटा mg, w लिखो या mg लिखो, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा जी, और टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, f, ये सेकंड इक्वेशन। और एंगल पूछा है भाई, थीटा पूछा है, और थीटा का आंसर जनरली हम tan के टर्म में देते हैं, tan थीटा के टर्म में। तो एक काम करता है ना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो ओके, टी साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड से टी कॉस थीटा, भैया सेकंड को ही ऊपर क्यों रखा, साइन ऊपर रखता हूं और कॉस नीचे, ताकि साइन बाय कॉस tan बन जाए और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, f ऊपर और mg नीचे, उरा बाबा टी से टी गया, ओहो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा किसके इक्वल हो गया, f बाय mg, f बाय mg। चाहे आप इसको ऐसे लिखो और आप ऐसे लिखो, थीटा tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स f बाय mg, ये जो ऑप्शन में होगा इसको टिक कर दोगे। बिलीव मी, सेम ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें सीबीएसई में नहीं दिखाया ना, पढ़ना छोड़ देना मेरे पास, सेम ऐसा क्वेश्चन, सेम इस कॉन्सेप्ट, अब वो इतना हल्का लगेगा ना तुम्हें, समझ आ रहा है। ठीक है, मजा आया, क्लियर है, क्लियर अच्छे से, वेरी गुड। अरे भाई ये क्वेश्चन रखने का एक पर्पस था ताकि ये आप सीखो, थोड़ा सा है ना, थोड़ा मेमोराइज करो, 11th में आपने सीखा हुआ है, थोड़ा सा मेमोराइज करो, क्योंकि हमारे सामने ये हमारे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन करके पिछला क्वेश्चन रखा था मैंने, ओके, ये भी काफी सुंदर क्वेश्चन है, नो डाउट काफी सुंदर क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला जेई वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तुम बताओ पहले कौन सा क्वेश्चन करें, जेई वाला कर ले, वाला कर ले, पहले जेई वाला कर लेते हैं, पहले जेई वाला कर लेते हैं।
जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है, या सीरियल ऑर्डर में चले? चलो यार सीरियल ऑर्डर में, गलत बात है, गलत, लालच नहीं करना। मुझे पता तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो जेई वाले क्वेश्चन को फोड़ेंगे, पर लालच नहीं करना फिर, ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। हाँ भाई, कौन कह रहा है जेई वाला क्वेश्चन है भैया छोड़ ही दो तो वो छोड़ दो, वो तो करवाई मत। हाँ भाई देखो क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ डेंसिटी रो, ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों की मटेरियल का डेंसिटी क्या है बेटा? रो है, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ठीक है, दो रस्सियों से, स्ट्रिंग से उनको एक कॉमन पॉइंट से लटका रखा है इक्वल लेंथ के, ठीक है, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, ओको, दोनों में इक्वल मास है, इक्वल चार्ज है, तो दोनों दोबारा फैल गए होंगे, राइट, ओके। इन इक्विलिब्रियम एच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, ओ माय गॉड, इक्विलिब्रियम में हर एक जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ये दे दिया हमें, पिछले क्वेश्चन में यही निकालना था, कोई नहीं। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स इन अ लिक्विड, ओ माय गॉड, अब दोनों बॉल्स को अपन लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, ओ माय गॉड। यार कायदे से तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कायदे से चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों चार, फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण वो दोनों फैले हैं, और क्योंकि जब आप उसे पानी में डालोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मॉडिफाई होगा, घट जाएगा, तो समझ आ रहा है, पास आना चाहिए, पर वो चेंज नहीं हुआ है, देख लेते हैं, तो ठीक है, ये देख लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा, ठीक है, अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है बॉडीज, बॉल्स का डेंसिटी, और ये क्या है? पानी का डेंसिटी, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का निकालना है, कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था भाई, कि एंगल चेंज नहीं हुआ। तो पहले हम वैक्यूम वाला सिनेरियो देखेंगे, कौन सा वाला? वैक्यूम वाला, पहले वैक्यूम वाला सिनेरियो देखेंगे, ठीक है भैया जी। देखो कॉमन पॉइंट से लटकाया हुआ था, साफ सरेआम बोला था, कॉमन पॉइंट से लटकाया हुआ था, ठीक है, तो क्योंकि लाइक मास है, लाइक चार्जेस है, तो दोनों रिपेल हुए होंगे, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो भी दिया हुआ है, थीटा, ठीक है, ठीक है, मास कितना है जी? एम, चार्ज कितना है जी? क्यों, ये दिया हुआ है ना, बोथ हैव इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज, ठीक है, एम क्यू, एम क्यू, मास एम मान लेते हैं, चार्ज क्यू मान लेते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, पर दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आंसर एम और क्यू के टर्म में आप कर नहीं सकते भाई, ध्यान रखना, दोनों में इक्वल मास है और इक्वल चार्ज है, ठीक है, वो तो मान सकते हो फिर, ना कि आंसर एम और क्यू के टर्म में कर रहे हैं जी, ये क्या है समझ आ रहा है, ओके। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ओके, ठीक है, ये वैक्यूम का सीन है, किसका सीन है? वैक्यूम का। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, कोई बताएगा मुझे? जैसी बात यह है कि इसका वेट नीचे लग रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली एमजी के इक्वल होगा, वेट किसके इक्वल है? एमजी के, और मैं जानबूझ के एमजी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एम दिया नहीं है, और मैं आंसर एम के टर्म में लिखना नहीं चाहता, पहली बात, ठीक है। एक तो टेंशन गारंटेड लग रहा होगा, और इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, एफ या एफ ई, ग्रेट, गुड, समझा रहेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करवाऊंगा, सेम क्वेश्चन को दो मेथड से करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अंदर जा, अंदर जा, अंदर क्यों जा रहा, अंदर जा, हाँ अंदर चला गया, ठीक है बेटा जी, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो होगा क्या भैया, यहां करते हैं रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व। अब रिजॉल्व बेटा क्या करेगा तू, ये देख थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, टेंशन को ही कर ले रिजॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? टी साइन थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो रही है, इतनी हो रही है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होंगे और वर्टिकल फोर्स भी क्या होंगे? बैलेंस होंगे। कहने का मतलब क्या है कि F किसके इक्वल है? टी साइन थीटा के, एंड W वेट किसके इक्वल है? टी कॉस थीटा के। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया।
तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें, फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। टी साइन थीटा ऊपर और टी कॉस थीटा नीचे, और क्या हो जाएगा इधर एफ बाय डब्ल्यू। ये गया टेंशन टेंशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर टेन थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो एफ बाय डब्ल्यू। भैया करना क्या चाहते हो, अभी रुको, अभी मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि दूसरे सिनेरियो पे मैंने सोचा ही नहीं कुछ। दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं अभी थोड़ा, ठीक है। वहां क्या सिनेरियो रहने वाला है, देख बेटा, पूरे सिस्टम को ना पानी में डाल दिया इन्होंने, पूरे सिस्टम को किस में डाल दिया, पानी में। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दोबारा बनाने की जरूरत क्या भाई। इसी को करते हैं लॉक, सिलेक्ट सिलेक्ट कर सिलेक्ट, इसी को करते हैं लॉक, अरे डिलीट ना कर दूं, लॉक, ठीक है। अब इसको करते हैं कॉपी, एक कॉपी यहां देखो, ओके ओके। ये वाला सिनेरियो कहाँ है भाई, पानी में, इन लिक्विड। अब लिक्विड में जरूर नहीं है वाटरी है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड में जैसे ही आपने इसे लिक्विड में इमर्स किया तो भाई इसका बेंडिंग चेंज ना हुआ, इसका बेंडिंग चेंज ना हुआ, ठिट्टा ठिट्टा ही है। तो हुआ क्या होगा एक्चुअली बेटा, इतना ध्यान दो, जैसे आप पानी में ले गए, ये जो बॉडी है जिसका मास m था, जो वेट नीचे एक्सपीरियंस कर रहा था, वो वेट लॉस होगा उसका, पता है ना, पता है ना। एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, लगेगा अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं रहा, डब्ल्यू डैश नेट फोर्स। यार जैसे तुम हो पानी में जब तैरते हो हल्का महसूस करते हो, या पानी में जब तुम ऐसे बिल्कुल लेटे रहते हो हल्का महसूस करते हो, करते हो ना। तो प्लस वन में पढ़ा है ना, कुछ नेट अपवर्ड थ्रस्ट लगता है जो कि तुम्हारे वेट से माइनस होता है, समझ आ नहीं आ रहा है। और कितना थ्रस्ट लगता है ऊपर, कोई बताएगा मुझे। जितना लिक्विड इस बॉल ने, इस पार्टिकल ने डिस्पर्स किया है, अपने जगह से हटाया है, और उस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही वेट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। ओके दैट्स ऑसम, क्लियर है ये चीज। ओके तो W डैश हो गया भैया, फोर्स भी मीडियम में गया तो वो भी चेंज होता है, ठीक है। और टेंशन भी चेंज हो रहा होगा, तो T डैश मान लेते हैं। हो क्या रहा होगा, हो ही रहा होगा भाई, ठीक है, हो क्या रहा होगा, हो ही रहा होगा यार, क्योंकि तेज खींच रहा हूं तो टेंशन ज्यादा है, अगर आराम से खींचूंगा टेंशन कम होगा। तो फोर्स अगर चेंज हुआ है, वेट चेंज हुआ है, तो टेंशन भी चेंज हुआ होगा। तो इसे T डैश T डैश T डैश कर देते हैं। अब ठीक है जी, ठीक है। तो यहां भी सेम रूल लगाते हैं, यहां भी, यहां अगर मैं टेन थीटा, यहां अगर सेम सिनेरियो करूं तो टेन थीटा किसके को लगा, एफ डैश बाय डब्ल्यू डैश। अबे कोई मूर्ख होगा जो बोलेगा भैया कैसे आ गया, अरे वही बोल रहा हूं बेटा, डब्ल्यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, ठीक है। और एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, टी डैश साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करोगे, कट कटा के यही आएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। मैं ऐसी बात नहीं कि मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि मुझे टाइम बचाना है, उससे ज्यादा टाइम तो मुझे समझाने में लग जा रहा है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम वहां टाइम वेस्ट मत करो, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये कॉमन सेंस होना चाहिए, सेम चीज होगा, बस एफ की जगह एफ डैश होगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू डैश होगा। बहुत बढ़िया, आ रहा समझ भैया जी, आ रहा है, मजा आ गया। अरे हाँ या ना यार, हाँ या ना, ओके। क्या लाइन खींची है ना मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, जलवा है। अच्छा भाई रुको अब हाँ भाई, ऊपर का थ्रस्ट कितना लग रहा होगा, थ्रस्ट कितना लग रहा है, सवाल ये है। वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, ठीक है। और वेट किसके इक्वल होता है जल्दी बताओ, एम जी के, मास इनटू जी। और मास तो लिक्विड का दिया ही नहीं, कितना इसने और डिस्प्लेस किया, कैसे क्या, तो मास नहीं दिया तो हमें पता ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी लिख लेते हैं पहले, डेंसिटी इनटू जी, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम को V से लिख लेते हैं। डेंसिटी किसका बेटा, वेट ऑफ लिक्विड ले रहे हो तो डेंसिटी भी लिक्विड का ही लोगे, और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा,
और इनटू जी। यानी भैया पुराना इसका वेट क्या था, W, कितना माइनस हो जाएगा, V रो जी। यानी नया वाला वेट क्या हो जाएगा, पुराने वाले वेट से अपवर्ड थ्रस्ट क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आ रहा है? अरे भाई ये अपवर्ड थ्रस्ट निकाला तुमने, जब पानी में नहीं था तो वेट W नीचे लग रहा था, पानी में जाएगा बस थ्रस्ट ऊपर लगने लग जाएगा। तो मान लो टोटल 10 न्यूटन नीचे लग रहा था, पानी में जाके 2 न्यूटन ऊपर थ्रस्ट लगने लग जा रहा है, तो नेट फोर्स 10 माइनस 2 8, वही किया हमने माइनस। समझ आया नहीं आया? ठीक है भैया, वेट तो इसका भी नहीं पता फिर ध्यान दो ध्यान दो, वेट तो इसका भी नहीं पता, इसका वेट कैसे निकाले, सेम सिनेरियो करेंगे, सेम सिनेरियो करेंगे। ठीक है, वेट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इसका भी वॉल्यूम वी लोगे, रीजन भाई जितना बॉल जगह घेर रहा होगा उतना ही पानी उसने हटाया, इसलिए पानी का अगर वॉल्यूम वी लिया तो इस बॉल का वॉल्यूम भी वी होगा। ठीक है, डेंसिटी की जगह रो आ जाएगा क्योंकि बॉल का हम ले रहे हैं वेट, और जी वी रो जी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेट भी आ गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। एक काम करते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बेटा जी, फ्रॉम क्या, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्या हो गया इधर, एफ डैश बाय डब्ल्यू डैश। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एफ बाय डब्ल्यू। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अरे भैया मेन तो हमें के निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तो है ही नहीं। अरे बेटा मेरे बच्चे, इसका इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान ले, के मान ले। तो सबको पता है कि एफ बाय एफ डैश क्या होगा, के होगा। सबको पता है के क्या होगा, एफ बाय एफ डैश। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, के एफ डैश। रीजन, वैक्यूम में फोर्स एफ है और एक ऐसे मीडियम में जा रहा है, चार्जेस ऐसे मीडियम में जा रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, के से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था बाय के टाइम्स हो जाएगा। और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आ गया समझ, यहां से आ गया, बहुत बढ़िया। तो बस फिर पुट कर दो, खत्म है भाई, सब कुछ खत्म है इधर। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, एफ डैश ही रहने दो, डब्ल्यू डैश क्या होगा, डब्ल्यू माइनस वी रो जी। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू भी पुट ही कर देता हूं, चलो बाद में कर देंगे। एफ की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, के इंटू एफ डैश और ए डब्ल्यू। तो एफ डैश से एफ डैश गया, अगले पेज में चलते हैं बेटा। तो यहां क्या आ गया, जल्दी बताओ क्या आ गया, के बाय डब्ल्यू पहले लिख रहा हूं क्योंकि के निकालना है। के बाय डब्ल्यू किसके इक्वल है बेटा, इक्वल है 1/1 डब्ल्यू माइनस सिग्मा जी है, रो जी है, वी सिग्मा जी। बहुत बढ़िया, वी सिग्मा जी। ठीक है बेटा, डब्ल्यू को वहां भेज दो, डब्ल्यू वी रो जी। डब्ल्यू किसके इक्वल है, अरे डब्ल्यू किसके इक्वल है, कहां गया, वी रो जी, वी रो जी, वी रो जी। ठीक है, अरे वी सिग्मा जी। और अब भाई साहब नीचे से v और g कॉमन लेंगे, तो v रो जी ऊपर, नीचे से v g कॉमन लीजिए, तो रो माइनस सिग्मा ना। ठीक है, तो v से v, g से g। ओहो, दिस इंप्लाइज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ठीक है, ओवर डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये हमारा आंसर है जी। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरे मेथड से भी करवाओ क्या, करवाऊं दूसरे मेथड से भी सेम सिनेरियो बनता है। ठीक है, चलो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। दूसरे मेथड के लिए ना एक नॉलेज चाहिए आपको लेमिस थ्योरम का, और लेमिस थ्योरम आपको बताना जरूरी है एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद कितने क्वेश्चन रह गए, अच्छा एक ही क्वेश्चन रह गया बस फिर। ठीक है, सवाल पता है क्या है बेटा, आपको दिमाग खोलना है, सॉल्व तो आप कर लोगे, अब कर लोगे, तरीका वही है सॉल्व करने का। ठीक है, इस इक्वेशन तक पहुंचने का अलग अलग तरीका है।
मेन आपको बेटा दिमाग खोलना है। क्या खोलना है? दिमाग। कैलकुलेशन तो बड़े प्यार से हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ देखो इधर, एक आपको पता होना चाहिए लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम बेटा क्या कहता है? सपोज किसी एक बॉडी में, एक ही पॉइंट में, किसी एक टाइम में तीन कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, वो भी इक्विलिब्रियम में। अब भाई कॉन्करेंट फोर्सेस पता है क्या होता है बेटा? जब तीन फोर्सेस सेम टाइम में सेम पॉइंट पे लग रहे हो तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स। और वो इक्विलिब्रियम में है। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा? मान लो इधर है ये F1 है, और एक इधर है F2 है, और इधर क्या है? F3। ठीक है, F1 F2 F3 आर कॉन्करेंट फोर्सेस। F1 F2 F3 क्या है बेटा? कॉन्करेंट फोर्सेस। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? एक्टिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, ठीक है। और ये दोनों इक्विलिब्रियम में, लेमिस थ्योरम कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में, तीन फोर्सेस जब आप आपस में, या तीन वेक्टर आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं ना बेटा, तो आप थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेकन इन अ सेम ऑर्डर। 11th में पढ़ा है तुमने वेक्टर में, ये बस पढ़ लेते हो, यूज करना नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो देखो ये मान लो F1 है, ये क्या है? F2। अब तीसरा ऐसे मत बना देना भाई, मतलब हाँ तीसरा ऐसे बनाओगे, तीसरा ऐसे मत बना देना, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तीसरा ऐसे, ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि तीनों फोर्सेस को आप हिला सकते हो, इनका लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हिला के देखते हैं। ठीक है, इस फोर्स को यहां ले चलते हैं, ना तो मैंने लेंथ चेंज किया ना तो डायरेक्शन। ठीक है, मैंने उठा के रख दिया बस इस फोर्स को, मतलब ये इधर रख दिया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वाले फोर्स को उठा के यहां रखते हैं, बन गया सेम चीज, बन गया सेम चीज। तो जब कभी भी ऐसे फोर्सेस दिख रहे हो, तो इन फोर्सेस को आप थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी दे ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो बेटा ये कुछ एंगल्स देखो, F1 के सामने वाला एंगल पता है क्या है? अल्फा। F2 का सामने वाला एंगल पता है क्या है? बीटा। F3 का सामने वाला एंगल गामा। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है? लेमिस थ्योरम कहता है मेरे बच्चे कि F1 को जब आप डिवाइड करोगे साइन अल्फा से, वो उतना ही आएगा जितना आप F2 को डिवाइड करोगे साइन बीटा से, और वो उतना ही आएगा जितना आप F3 को डिवाइड करोगे साइन गामा से। टाइम आने पे प्रूफ करवा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब F1 के सामने अल्फा एंगल है तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 के सामने बीटा एंगल है तो F2 बाय साइन बीटा, F3 के सामने गामा एंगल है तो F3 बाय साइन गामा। ये तीनों आपस में इक्वल होगा। इसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ? लेमिस थ्योरम। क्या कहते हैं? लेमिस थ्योरम। तो क्यों ना लेमिस थ्योरम से करवा दिया जाए ये क्वेश्चन? अरे हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लेमिस थ्योरम से करवाया जाता है। हैशटैग मेथड नंबर 2, हैशटैग मेथड नंबर 2। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या था, ऐसा समथिंग था, ये थीटा था। ठीक है, ये ज्यादा ही खींच दिया मैंने कोई बात नहीं। यहां देखो बेटा, अच्छा जी, ये भी क्या था? थीटा। ये भी थीटा था। चलो इसको ना भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ना लिखो। वैसे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन। ठीक है, एक क्या लग रहा होगा? अरे बोल लो, टेंशन। और एक क्या लग रहा होगा इधर? वेट। समझ आया क्या? हाँ ठीक है, एक लाइन खींच ही लेते हैं, बहुत काम का है, बहुत काम का है, लाइन खींच ही लेते हैं, काम का है। अच्छा देखो, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा तो ये कितना होगा?
90। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेट के एक वेक्टर है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में था। किस में था? इक्विलिब्रियम। तीन वेक्टर्स कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, ठीक है, और दोनों तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों फोर्सेस के कारण वो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो लेमिस थ्योरम लगा सकता हूं मैं। लेमिस थ्योरम लगाने के लिए ये इस वाले वेक्टर के सामने एंगल कितना बन रहा है? 90 नहीं बन रहा है, 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? जल्दी बताओ। और मुझे फोर्स चाहिए, तो भैया जी ये अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये कितना हो जाएगा? 90, और ये भी 90 था, ये पूरा, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, सिर्फ ये वाला, ये पूरा 90 है ना, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बता दो? वेरी गुड, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यानी फोर्स का सामने वाला एंगल क्या है? 90 90 माइनस थीटा, यानी 90 90 180 माइनस थीटा। समझ आया? हाँ भाई, साइन में रेशियो 90 में रेशियो चेंज होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव भी रहता है, ठीक है, और 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ कुछ गलत किया था? साइन को उधर लाना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल आया था? एफ बाय डब्ल्यू, यानी टेन थीटा किसके इक्वल आया था? एफ बाय डब्ल्यू। देख लो, टेन थीटा किसके इक्वल आया था? समझ आया? उसके बाद तो सॉल्यूशन सेम ही है, उसके बाद तो सॉल्यूशन सेम ही है। अब आपको पता है सेम सिनेरियो कहाँ होगा? इन लिक्विड। बस जहां एफ है वहां एफ डैश आएगा, जहां टी है वहां टी डैश आएगा, जहां डब्ल्यू है डब्ल्यू डैश आएगा, तो एफ डैश बाय डब्ल्यू डैश आ जाएगा दूसरे केस में। समझ आया? बाकी सारी कैलकुलेशन क्या है? सेम है ना? ओके, तो इसके आगे तो सेम प्रोसेस है ना बेटा? क्या है? सेम प्रोसेस एज प्रीवियस। ठीक है मेरा अंग्रेजों, चलो भाई चलो आगे चलते हैं। ओके, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए ना पढ़ो, किसी चीज को पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, अपना एक उसूल है भाई। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m and charge q are suspended from a fixed point by thread of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical? आप समझ रहे हो? सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं। बस वही बोल दिया, दो टेनिस बॉल है भाई जिनका सेम मास है m, अब मास दिया हुआ है, अब मास दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है, क्यों? ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, थ्रेड का लेंथ क्या है? l। अरे भाई फिक्स पॉइंट से अगर सस्पेंड करेंगे तो पास पास थोड़ी रहेंगे, वो लोग रिपल्शन से दूर दूर चले गए होंगे। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, मास m दिया हुआ है और चार्ज क्यों दिया हुआ है। समझे? समझे ना समझे? बहुत बढ़िया। ओके, थ्रेड का लेंथ भी दे दिया भाई, थ्रेड का लेंथ कितना है? l, ठीक है, थ्रेड का लेंथ कितना दे दिया? l दे दिया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल? ओ माय गॉड, वर्टिकल के साथ हर एक थ्रेड कितना एंगल बना रहा है? जल्दी बताओ। ये भी थीटा बना रहा है जी, ये भी कितना बना रहा है? थीटा। और वैसे सिमेट्री होता है, क्या होता है? सिमेट्री, दोनों साइड थीटा बनेगा। अच्छा जी, तो बोला है, क्या बोला है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन? तो मतलब वो पास थे तो रिपल्शन के कारण दूर दूर जाके एक पॉइंट आएगा जहां इक्विलिब्रियम, तो क्या सेपरेशन है उनके बीच? क्या है? सेपरेशन। ऐसे पास पास से दूर दूर चले गए, तो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों के बीच का ये दूरी पूछा है, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी ये पूछा हुआ है रे बाबा, ये तो डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। तो दोनों के बीच का सेपरेशन पता करना है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, इसका क्या लग रहा होगा? एम जी नीचे, ठीक है, पहली बात ये वर्टिकल बनाओ, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसका क्या लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन को रिजॉल्व करो, अब तो हम इसमें मास्टर हो गए। अरे हाँ या ना? टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। और भैया ये रिपेल कर रहा है तभी तो इधर खींच के गया, तो एफ, और क्या? समझ आया नहीं है? अच्छा ठीक है जी, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम है, नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स, इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स, ठीक है, तो सबको पता है भाई इधर टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा?
एफ के, ठीक है। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी के। और दोनों को मैं साथ के साथ क्या कर रहा हूं, डिवाइड ही कर देता हूं, ठीक है। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, एफ बाय एम जी। दिक्कत पता है क्या बेटा, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। अब ना थोड़ा सा लगाना दिमाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाना दिमाग। और पहली बात मैं इसको लॉक कर देता हूं, लॉक, ठीक है। ये देखो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ज्यादा छोटा नहीं करना, और इधर, ठीक है। हम सबको पता है बेटा, ये जो लाइन है, ये दोनों चार्जेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और इसे डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं, डी। और ये वाला लाइन अगर आ रहा है तो ये ऑब्वियस 90 पे गिरेगा, तो ये आधा कितना हो जाएगा, डी बाई टू। सिमेट्री के करके समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये समझो पहली बात तो ये। अगर मैं टेन थीटा लगाऊं इसमें, अगर टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा होता क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा का सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा का साथ वाला होता है बेस। तुम्हें ये एल पता है, तुम्हें इसका लेंथ पता है कितना एल है, क्या है, एल। तुम्हें ये नहीं पता, तुम बोलोगे भैया इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो मैं जानबूझ के पाइथागोरस थ्योरम का पंगा नहीं लेना चाहता हूं, मैं रूट नहीं लाना चाहता हूं। वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, पर मैं वो पंगा नहीं लेना चाहता हूं। मैं क्या कह रहा हूं भैया, टेन थीटा पुट क्यों करना है, अरे भाई अपने को सॉल्यूशन में डी तो लाना पड़ेगा ना, डी की तो वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, ट्राइंगल भी बना दिया, क्या बना दिया मेरे बच्चे, ट्राइंगल, ठीक है। अरे भाई ट्राइंगल तो बन गया, पर भैया टेन थीटा लगाऊं तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, ये गलत सीन हो जाएगा, ठीक है। इसे नाम दे, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, इसे एन दे दो, इसे ओ दे दो, ठीक है। तो मुझे ओ एन भी मैं निकाल सकता हूं रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस डिवाइड टू का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है। पर रूट नहीं लाना चाहता सपोज, एक्चुअली ना ये जितने भी एंगल्स बनते हैं आपको दिखते बहुत ज्यादा पर बहुत स्मॉल बनते हैं भाई। बॉडीज ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, चार्जेस ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो रिपेल करते हैं पर उतना ज्यादा नहीं रिपेल कर देते हैं, इतना ध्यान रखना। तो एंगल ऑलरेडी स्मॉल, थीटा ऑलरेडी देखो स्मॉल बोला हुआ है। अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो, और टेन थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो। तो टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। और साइन लिखने का फायदा क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको साइन लिखने का फायदा क्या हुआ। जब आप साइन के टर्म में लिखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जी परपेंडिकुलर थीटा का सामने वाला डिवाइड टू, और हाइपोटेन्यूज 90 का सामने वाला यानी एल, समझ आया। तो डी बाय टू डिवाइडेड बाय व्हाट, डी बाय टू डिवाइडेड बाय एल, यानी एफ बाय एम जी, यानी डी बाय 12 इज इक्वल टू एफ बाय एम जी, ठीक है। यानी बेटा यहां से डिस्टेंस ही तो निकालना था, डी ही तो निकालना था, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2l डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एम जी। मैं एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं जी, मैं एफ की वैल्यू क्या कर रहा हूं, पुट। हाँ भाई फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ, के यानी 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज क्या था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर डी है, डी बाई टू नहीं है, चार्जेस तो यहां है ना भाई, चार्जेस तो यहां है, समझ आ रहा है। तो डी बाई टू डिस्टेंस ये क्या है, डी, तो डी का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना मेरे बच्चे, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ भाई अगला स्टेप क्या होगा, पहली बात तो भैया कटम कटाई करो, कलर चेंज करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई ये 2 पे गया, और कुछ कट रहा गया, और कुछ कट रहा गया, नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो एक काम करते हैं, डी स्क्वायर को यहाँ भेज दो, डी स्क्वायर को यहाँ भेज दो, डी इंटू डी स्क्वायर ई क्यूब, बहुत बढ़िया भैया जी। ऊपर क्या है, क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 2m जी। और यहां क्यूब है, वहां जाके क्यूब रूट हो जाएगा, पावर 3 है, वहां जाके 1/3 हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, अरे पूरा तो लिख लो भैया जी, एम जी के बाद पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। ओके, तो डी किसके इक्वल हो गया जल्दी बताओ। क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एम जी एप्सिलॉन नॉट का होल पावर 1/3। देखते कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। ये 1/2 वाला तो वैसे काट दो। क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, मजा आया। अरे स्वाद आया नहीं आया, ठीक है, स्वाद आया नहीं आया भाई, ठीक है, क्वेश्चन करो रगड़ कर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।